नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? पिछले वीडियो में यह अध्याय पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। तो अध्याय का नाम था खान पान की बदलती तस्वीर। बदलती तस्वीर। तो इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। लेखक का नाम था प्रयाग शुक्ल और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अब पहला जो प्रश्न है निबंध से, तो पहला प्रश्न है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है और अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। हमें बच्चों अपने घर की व्याख्या देनी है। जैसे अगर मैं आपको आंसर कर रही हूँ तो मैं मेरे घर के हिसाब से आपको बताऊंगी। अगर आप आंसर लिखते हैं तो अपने घर के हिसाब से आंसर देंगे। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक ही घर में जैसे मैं जोधपुर में रहती हूँ, ठीक है, तो जोधपुर में जोधपुर का खाना तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे पंजाब में जो खाना बनता है, ठीक है, जो गुजरात में खाना बनता है, जो बंगाल में खाना बनता है, सभी तरह का भोजन वहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखिए आपको वहाँ एक ही घर में सांभर, इडली, ठीक है, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे का सोगरा, तो ये सारी चीजें वहां पे खाने को मिल जाती है। तो इसीलिए लेखक ने क्या कहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति अब हर कहीं पर मिल जाती है। इसीलिए लेखक ने पाठ में भी ऐसा कहा था, निबंध में भी कहा था कि खान पान की मिश्रित संस्कृति आजकल बहुत प्रसिद्ध या प्रचलन में है। तो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है खान पान के बदलाव के कौन से फायदे हैं और फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो खान पान के बदलाव के जो फायदे हैं उनमें जो पहला फायदा है वह यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण रुचि बनी रहती है और देश विदेश के व्यंजन मालूम हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या खाना बनता है। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की जानकारी मिल जाती है, उनकी विधियों का पता चल जाता है और स्वाद, स्वास्थ्य एवं सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना संभव हो जाता है। समय की बचत हो जाती है और खान पान के इस बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक कह रहे हैं कि इस बदलाव को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। वो नुकसान क्या क्या है लेखक जिनके बारे में चिंतित है? वो नुकसान ये है कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है या जान ही नहीं पाती है। और दूसरा इसका कह सकते हैं हम कि खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है और कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होना, मतलब कुछ व्यंजन जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे भी नहीं है तो भी लोग उनको खाते हैं। तीसरा प्रश्न है खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ क्या है। तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते थे, जैसे कि मुंबई में पाव भाजी, दिल्ली में छोले कुलचे, मथुरा में पेड़ा और आगरे का पेठा, नमकीन तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ आदि जो भी जिस स्थान का फेमस है उसी को वहाँ का क्या कहते हैं? स्थानीय व्यंजन कहते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब जो है स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब चलते हैं निबंध से आगे के प्रश्नों में। तो बच्चों देखिए, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से लाई जाती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी?
तो बच्चों ये आपको अपने घर में बातचीत करके पता लगाना है कि आपके घर में क्या चीज़ घर पे बनती है और कौन सी चीज़ जो है बाहर से लाई जाती है। और फिर आपको ये भी पता लगाना है कि आपके मम्मी पापा जब छोटे थे तब उनके घर में क्या क्या चीज़ें बनती थी। आपको इसकी लिस्ट बनानी है। ये आपको अपने स्तर पे क्वेश्चन करना है। इसका आंसर आपको अपने स्तर पे लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो बच्चों देखिए इस बॉक्स में क्या है। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कसेला। तो देखिए बच्चों ये एक अपन को टेबल दी है इसने। और भोजन कैसे पकाया, स्वाद। तो ये जो अपने सामने इतने सारे नाम दिए हैं इनको अपन को इसमें क्लासिफाई करना है, इसका वर्गीकरण करना है कि कौन सा किस में आएगा। तो देखिए उबालना, तलना, भूनना, सेकना, ये सब क्या है, भोजन को पकाने की विधि है। तो ये आ जाएगी इसमें, ठीक है। और आगे रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, ये सारा जो है खाने का सामान है, ये किस में आ जाएगा, भोजन में। और आगे है नमकीन, कसेला और मीठा, खट्टा, तीखा, ये सारे क्या है, भोजन के स्वाद। तो ये आ जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम इनको लिख देंगे। आगे छौंक, चावल, कढ़ी, इन शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। इन शब्दों में ये अंतर है कि ये तो सब्जी को या चावल को बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया है छौंकना। चावल और कढ़ी व्यंजनों के प्रकार है। तो आगे लेखक लिखते हैं इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है। बिल्कुल अलग है। पता करना है कि आपके प्रांत में इनको कैसे बनाते हैं। तो चावल को हमारे बनाते हैं जैसे तेल में या घी में थोड़ा जीरा डाल करके और पानी डाल करके ऐसे बना लिया जाता है। और कई लोग जो है खिचड़ी टाइप भी बनाते हैं, कई लोग दाल को मिक्स करके बनाते हैं, है ना। चावल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग गट्टे की खिचड़ी बनाते हैं। और कढ़ी को कई लोग पकौड़ी डाल के बनाते हैं, कई लोग मेथी डाल के बनाते हैं, कई लोग प्याज, आलू, टमाटर जो भी है सब्जियां डाल करके बनाते हैं। तो इनको बनाने का अलग अलग तरीका होता है। फिर देखिए बच्चों आगे ये 4th नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचिए। तो इस प्रकार होगा। पिछली कक्षाओं में नहीं है बच्चों, ये है पिछली शताब्दी में। पिछली शताब्दी में तो देखिए सन 60 का दशक छोले भटूरे खाए जाते थे, छोले भटूरे फेमस थे। 70 के दशक में इडली डोसा फेमस था। 80 के दशक में तिब्बती चीनी भोजन। और 90 के दशक में क्या था, पिज्जा, पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदली तस्वीर का खाका खींचिए। ये आपके करने वाला प्रश्न है। आपको क्या करना है कि 60 के दशक में किस तरह के कपड़े थे या पोशाकें थी, 70 के दशक में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे, 80 के दशक में किस तरह जाते थे, 90 के दशक में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे। जो प्रश्न है वह भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची मेन्यू बनाइए। तो आपको उनको खिलाने के लिए एक मेन्यू बनाना है। वो आपके स्थानीय भोजन को, पारंपरिक भोजन को खाना चाहते हैं तो आपको उनके लिए तैयार करना है। ये आपको अपने स्तर पे करना है बच्चों। आगे देखिए फास्ट फूड यानी नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। ये आपको अपने करना है, ठीक है। आपको कक्षा में वाद विवाद अपने वाद विवाद करना है कि फास्ट फूड का नफा है या नुकसान है। फिर देखिए हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगह होती है जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए मानी जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को चाहिए। बिल्कुल दर्शा सकते हैं। आप अपने स्थानीय शहर का या कस्बे का नक्शा बनाएंगे और वहाँ पे जो भी चीज़, जहाँ पे फेमस चीज़ मिलती हैं उन स्थानों को दर्शाएंगे, ठीक है। आगे देखिए खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है। किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसान की चर्चा कीजिए। ये भी बच्चों आपको करना है। कोई अखबार की कटिंग वगैरह ले लीजिएगा और
खान पान वगैरह में जो मिलावट होती है उन सारी खबरों को इकट्ठा करके आपको उस पर चर्चा करनी है। फिर है भाषा की बात। खान पान शब्द खान और पान है। खान पान शब्द में छिपा हुआ है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। देखिए बच्चों, खान पान शब्द में क्या छिपा हुआ है? और। जैसे खान और पान, जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें क्या कहते हैं? जो द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करके हमें लिखना है। तो पहला जो द्वंद्व समास का उदाहरण है वो है सीना पिरोना। तो सीना और पिरोना, आजकल सीना और पिरोना सबको आना चाहिए, मतलब कि आजकल सीना पिरोना सबको आना चाहिए। इस शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया भला बुरा। तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। चलना फिरना, चलना और फिरना। वृद्ध होने पर नाना जी चलना फिरना, वृद्ध होने पर नाना जी का चलना फिरना कम हो गया है। फिर आगे है लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा है जो उसमें वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि बिजली का लंबा चौड़ा बिल देख करके पिताजी को चक्कर आ गए, ठीक है। कहा सुनी। कहा सुनी का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? इसका जो समास विग्रह होगा वह तो होगा कि कहा और सुनी। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? कि आज मेरे घर में मम्मी और पापा में कहा सुनी हो गई। फिर है घास फूस। तो घास और फूस, फिर इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि हमारे गांव में अधिकतर लोगों के जो घर है वह घास फूस के बने हुए हैं। तो ये थे हमारे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।